गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी अपनी हिंदी रीडर हिंदी ग्रामर की बुक निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण की। अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मात्राएं। आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि मात्राएं क्या होती है, कैसे उसे व्यंजनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है। ठीक है, हमने जाना कि भाषा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। अगर हमें कोई मैसेज किसी को देना है तो हमें किसी ना किसी भाषा का चयन करना होगा, फिर उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात मौखिक या लिखित रूप से सुनने वाले व्यक्ति को बतानी पड़ेगी। ठीक है, या पढ़ने वाले व्यक्ति को बतानी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताती हूँ हमेशा, कि हमें उस भाषा का चयन करना चाहिए जिसके बारे में सामने वाला पर्सन नॉलेज रखता हो। यानी आप जाके मराठी भाषा में बात करने लगे किसी से, अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं और मराठी भाषा में दे रहे, लेकिन सामने वाला पर्सन मराठी भाषा नहीं जानता, तो क्या वो आपकी बात समझ पाएगा? शायद नहीं समझ पाएगा। तो हमें उस भाषा का चयन करना चाहिए जिसमें सुनने वाला और समझने वाला दोनों ही व्यक्ति, सुनने वाला बोलने वाला दोनों ही व्यक्ति उस भाषा का ज्ञान रखते। तो ये हमने भाषा के बारे में जाना था। और उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से याद होंगे। अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। ठीक है, तो ऊपर लिखा है मात्रा का अर्थ है व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर। यानी जितने भी स्वर हैं कहीं ना कहीं वो सारी क्या हैं? मात्राएं ही तो हैं। ठीक है, जो ए स्वर है, सिर्फ ए, ठीक है, वो जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो बिना मात्रा वाला स्वर है। बाकी जितने भी स्वर है आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रै, ऋषि, सबकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तो जब स्वर को मात्राओं के साथ जोड़ा जाता है तो उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। यानी एक ऐसा अक्षर जिसमें स्वर भी है और मात्रा भी है, यानी स्वर भी है और व्यंजन भी है। स्वर किस फॉर्म में है? मात्रा के फॉर्म में, और व्यंजन भी है तो उसको हम मात्रा कहते हैं। आई नो इस चीज से क्लियर नहीं होगा मेरे बोलने से, जब मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगी तो मैं भी आपको समझ आए। पहले हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप लोग समझने की कोशिश जरूर करना। उसके बाद है स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी मैंने बताया स्वर और व्यंजन के मेल से ही मात्राएं बनती है ना। जब किसी अक्षर में स्वर भी है और व्यंजन भी है तो वो मात्रा बनाते हैं। तो उसने बोला है स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ जाता है उसी को हम मात्राएं कहते हैं। हमें स्वर पता है अच्छे से, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब क्या है? स्वर हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रै, ऋषि, ऐनक, ओ, ओखरी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्वर हैं। जब इन स्वरों के साथ आप व्यंजन को जोड़ देंगे, जो कि व्यंजन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, घे, रे, चे, छे, जे, जे, ने, पे, फे, भे, भे, मैं, ये सब क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। जब आप स्वर और व्यंजन को जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्वरों की मात्रा देखते हैं। जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा कैसे होती है? जो ए है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये बिना मात्रा वाला अक्षर होता है। जैसे कल, कै, ले, कल, कै में, और हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी व्यंजन हैं हर एक व्यंजन में ए स्वर की आवाज, जो ए स्वर है वो मौजूद होता है। उसकी साउंड जो होती है वो हर व्यंजन में होती है। जैसे मैं कै बोलूं, कल बोलूं, कै, ले, कल, तो कै, ए, कै में भी अ की आवाज आ रही है। कै, ले, कै, ए, यानी हर व्यंजन में ए जो स्वर है वो शामिल होता है, पर ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। इससे हमेशा बिना मात्रा वाला अक्षर, बिना मात्रा वाला शब्द बनाया जाता है। उसके बाद आती है आ।
ठीक है, हमने सबसे पहले हमारी हिंदी व्याकरण में हिंदी जो रीडर चल रही है उसमें भी हमने पढ़ा था आ की मात्रा कैसे होती है, डंडा लगा के। अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो हम ऐसे डंडा लगा देंगे। छोटी ई की मात्रा को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा को इस तरीके से, छोटी ऊ की मात्रा को इस तरीके से, बड़े ऊ की मात्रा को इस तरीके से, ऋषि इस तरीके से, ए इस तरीके से, ऐनक इस तरीके से। तो ये मात्राएं हैं जो हमें इस तरीके से हम लगाते हैं। इसके अलावा दो मात्राएं ऐसी हैं जिसे बिंदु कहते हैं ऊपर और इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मात्राएं पता चल गई होंगी। पहले हमने क्या पढ़ा कि स्वर और व्यंजन मिलकर मात्राएं बनाते हैं, यानी जितने भी स्वर है हमारे, ये स्वर है हमारे, जब ये स्वर व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इन स्वरों को, इन मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाकर कैसे मात्राएं बनाती है, बनाते हैं। व्यंजन है ना, ये व्यंजन के साथ हमने इन मात्राओं को मिला दिया, तो इन स्वरों को मिला दिया तो हमारी मात्राएं बन गई। जैसे कै है, कै हमारा क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, च हमारा क्या है, व्यंजन है। गे घे, ये जितने भी हमारे व्यंजन हैं, बहुत हमारे कितने सारे व्यंजन हैं, 33। और स्वर कितने हैं हमारे मात्राओं में, हमारे उसमें हिंदी की वर्णमाला में 11 तो स्वर है, 33 व्यंजन है, टोटल 44 वर्णमाला है। तो 11 हमारे स्वर हो गए। जब ये 11 स्वर मिलके इन 33 व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो हमारी मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कै है, कै क्या है, एक व्यंजन है। अब मैंने कै को स्वर के साथ मिला दिया, जैसे कै के साथ मैंने आ की मात्रा लगा दी, ये वाला आ मिला दिया, कै के साथ ये वाली मिला दी, छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए की मात्रा, फिर कई को, इस तरीके से मैंने मात्राएं मिला दी, यानी स्वर और व्यंजन को आपस में मिला दिया तो मात्रा बन गई। ठीक है, ऐसे ही च में करें, च एक व्यंजन है, च के साथ मैंने ये मात्राएं मिला दी, स्वर मिला दिए ना, जितने भी स्वर है, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा, उस तरीके से सारे स्वर और व्यंजन को मिला दिए तो मात्राएं बन गई। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब स्वर और व्यंजन एक साथ मिलके कोई शब्द बनाते हैं तो उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लिखा है जल और ये लिखा है जाल। जो जल है, जल लिखा है, इसमें कोई भी स्वर, ए तो मैंने बताया, ए जो एक ऐसा स्वर है जो हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये तो जुड़ा हुआ है। जब आप जय बोलेंगे तो उसमें भी ए की साउंड आ रही है, जब आप ल बोलेंगे उसमें भी ए की साउंड आ रही है, तो मिला होता है। बट ये इसमें कोई भी मात्रा नहीं है ना, ये बिना मात्रा वाला शब्द है। बट जब मैंने जय के साथ जय आ रहा जाल लगाया तो मैंने जय, यानी जय क्या है, एक व्यंजन है, ल क्या है, एक व्यंजन है, और उसके बीच में जो आ क्या है, वो एक स्वर है। तो मैंने जब स्वर और व्यंजन को मिलाया तो जो ए है ये क्या बन गया, एक मात्रा है, तो जय आला जाल मात्रा वाला शब्द हो गया। बस मैं यही बताना चाह रही थी, जब व्यंजन के साथ स्वर आ जाते हैं तो मात्राएं बन जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास दो चीज और होती है, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार को कुछ इस तरीके से ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे मैंने वहां भी बताया है ऐसे। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाया, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार का चिन्ह हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु के चिन्ह के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि संत लिखना है मैंने, तो स लिखा, त लिखा और स के ऊपर बिंदु लगा दिए, तो ये अनुस्वार है ना, और इसने एक शब्द बनाया संत। तो जब शब्दों के ऊपर कोई बिंदु लगाया जाता है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या होता है, ऐसे जब हम दो बिंदु लगाते हैं शब्द के अंत में, ये हमेशा शब्द के बाद लगती है और वो ऊपर लगती है। विसर्ग का चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, मुझे लिखना प्रातः,
तो प्रात के बाद दो बिंदु प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें समझ आ गया कि जब स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाता है तो मात्राएं बन जाती है। जो ए स्वर है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। मैंने अलग से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, ऐसे नोट बना के अलग से बॉक्स में लिखना है। ए स्वर की मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में शामिल होता है। ये सभी व्यंजनों में शामिल होता है पर इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और जब व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं तो मात्राएं बन जाती है। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, आपको ग और घ इसमें सारी मात्राएं लगानी, जैसे मैंने पहले आ, फिर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ लगाया, ऐसे आपने ग और घ में लगाना है। और जितने भी आपके स्वर हैं, जितने भी आपके व्यंजन हैं, इसके अलावा आपको सारे व्यंजन याद होने चाहिए। हम चैप्टर पहले कर चुके हैं, आपको उन्हें लिखना है और मात्राएं लगानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।